सो हेलो, आज आपको मैं बताने वाला हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि पीछे मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक बता दिया, उस पर सवाल भी किए हैं बच्चों। आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, है ना। तो अभी देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें क्या होता है। पीछे मैंने सब कुछ बता रखा है बच्चों, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं बताया था, तो उसे मैं आज बताने वाला हूँ। चलिए बताता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या होता है इस लॉ का? सिंपल सा स्टेटमेंट होता है बच्चों। आई थिंक आपने कहीं देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। चलिए आज फिर से देख लीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट होता है इसका, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शन के एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। बताने वाला हूँ बच्चों। देखिए, एनी ऑफ दिस टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एक्शन और अदर इज रिएक्शन। दो फोर्स डायरेक्टली जैसे लगते हैं ना, जैसे मैंने किसी दीवार को धक्का दिया है ना बच्चों, ये दीवार है, इसको मैंने ऐसे करके धक्का दिया। तो धक्का दिया ना, तो जितना मैंने इसमें फोर्स लगाया, धक्का देने में तो फोर्स लगा ही होगा, तो कहा जाता है उतना ही फोर्स इस दीवार ने मेरे हाथ पे लगाया। तो मैं इस पे एक्शन किया और उसने हम पे रिएक्शन किया। तो इसको ऐसे समझा जाता है। देखिए एक और एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। इसमें गन का देखिए, गन का व्हेन अ गन इज फायर्ड, गन को जैसे चलाते हैं ऐसे, ठीक है। इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है। एक फॉरवर्ड फोर्स लगता है ऑन बुलेट, बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स लगता है। और क्या, द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू अ गन। अच्छा अच्छा अच्छा, जब बुलेट पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, वही इक्वल फोर्स बंदूक पे पीछे की तरफ लगता है, जो कि अपोजिट फोर्स होता है बच्चों। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड फोर्स ऑफ द बुलेट एंड रिक्वाइल ऑफ द गन। यहाँ से जो ये इसका जितना जो भी मोमेंटम बनेगा ना बच्चों, ये बुलेट को निकलने में, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन अ बुलेट, रिक्वाइल फोर्स ऑन अ गन। वही बोलता है जितना फोर्स ये बुलेट जाने में आगे पीछे धक्का दिया होगा, वही रिक्वाइल फोर्स हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। देखिए एक और है यहाँ पे, एक और क्या है यहाँ पे, ये वाली स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग में क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया और इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, तो ये किधर खींचेगा, इधर ही तो खींचेगा। एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो इसको ऐसे खींच रहा हूँ बच्चों, खींच रहा हूँ तो इसको इधर खींच रहा हूँ, इसको इधर खींच रहा हूँ, और इधर तो ये प्लेन से बंधा हुआ है। तो जितना फोर्स इधर लगा रहा हूँ ना, यही इतना ही फोर्स ये वाले इधर लगा रहा होगा, समझे। तो वही बोल रहा है इक्वल एंड अपोजिट है एक्शन रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, इधर भी है इधर भी है, तो वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा। और हमें पता है फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आई थिंक मैंने कल इसके बारे में बताया था थोड़ी सी चीज़ें। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? पहले तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को P से भी बोलते हैं, जो एम वी के बराबर होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ क्या होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ एक्सटर्नल फोर्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे, कोई भी सिस्टम हो, जैसे मैं गन चला रहा हूँ, तो गन पे अगर मैंने कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है ना, तो उसका मोमेंटम क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कभी उसका मोमेंटम बदलेगा नहीं, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स की वजह से वो कोई बाहरी उसका चेंज नहीं होता है, कोई उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाता है बच्चों। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। क्या होता है मोमेंटम, मैंने अभी बताया ना बच्चों, ये होता है मोमेंटम, जिसको पी से, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। पीछे मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया है बहुत सारी चीज़ें, कैसे ये आया, तो अभी बताऊंगा तो टाइम हो जाएगा बच्चों। बट देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या बोल रहा है, ये इनिशियल हो गया, ये टोटल क्या हो गया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया बच्चों, यू का यूज हुआ है ना, देखिए। और ये हो गया फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है यहाँ पे। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स इक्वल। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है, मैं बाहरी से कुछ यूज ही नहीं कर रहा हूँ उस पर ना, बम ब्लास्ट हो जाता है, तो इंटरनल फोर्स उसमें लग रहा है, तो उसमें भी इनिशियल जो मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो जाता है। ठीक है बच्चों। और इस पर एप्लीकेशन क्या हम देखें, एप्लीकेशन में कोलिजन ऑफ अ कार कोलिजन हो गया, बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, वही चीज़ है। दोनों इसमें एक्सटर्नल का हम यूज नहीं कर रहे हैं, सब इंटरनल फोर्स के कारण होता है, इसीलिए हम इसमें मोमेंटम कंजर्व करते हैं। और आपको सवाल भी वैसा ही दिया जाएगा जिसमें मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन ऐसे सोचना तो है ना कि कहाँ पे कंजर्व हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। आगे चलते हैं।
ओके, फ्रिक्शन ये तो आई थिंक आपको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं इस टॉपिक को लाया हूँ ताकि आप थोड़ी सी चीज़ें इसमें जान लें, आगे आपको काम आएगा। ये है नहीं आपके 9th क्लास में, मैंने देखा है। तो ये डिफिनेशन क्या होता है इसका, फ्रिक्शन का, अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। कह रहा है फोर्स होता है एक तरह का जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन भी बता रहा है कैसे होता है, जैसे यहाँ पे एक ज़मीन है, यहाँ पे एक ज़मीन है बच्चों, और एक आदमी यहाँ पे ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो इस पैर से इसको ऐसे धक्का दे रहा है ना पीछे, तो ये ऐसे करके आगे ये बढ़ पा रहा है बच्चों। आ रहा है समझ में? अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट, पैर और जमीन कॉन्टेक्ट में है, तो इन दोनों का रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, तभी तो इसको इधर अपोज मतलब पीछे कर रहा है, तो खुद आगे से जा रहा है, ऐसे करके पीछे धक्का की तरफ दे रहा है, तब आगे जा रहा है। समझिए ना कि अगर आप आइस पे हो, बर्फ पे, तो कैसे धक्का लगाइएगा, वहाँ तो फ्रिक्शन ही नहीं है, जीरो हो जाता है, तो धक्का लगाइए तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, है ना। वहाँ पे धक्का लगाइएगा तो असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी हो जाएगा और फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन के बिना कैसे चलिएगा आप। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं कि स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, फ्लूइड, इस तरह का दिया हुआ है फ्रिक्शन आपके अनुसार, आपके क्लास के अनुसार। जैसे क्या होता है स्टैटिक, इट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट टू स्टार्टिंग टू मूव। अच्छा, कोई रुका हुआ चीज़ को एक बैक चलने में मदद करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑब्वियसली स्लाइड का होगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस, जब कोई चीज़ को घिसकाते हैं ना सरफेस पे, जैसे कॉपी किताब को ऐसे घिसकाते हैं, तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोल करते वक्त, व्हेन रोल ऑन अ सरफेस, वही चक्का को ऐसे रोल कर रहा है ना, चल रहा है, तो उसमें भी रोलिंग फ्रिक्शन का यूज होता है, लगता है। और क्या है बच्चों, फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि रेजिस्टेंस इन अ लिक्विड और गैसेज ड्रैग फोर्स इसको बोलते हैं। बच्चों हमें तो ये छोटे लेवल पे दिख नहीं रहा है, जैसे हवा में भी पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे एटम्स है, उनमें जो क्या होता है ना, उनमें भी मान लेते हैं कि कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। गैसेस पार्टिकल, लिक्विड में भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें भी मान लेते हैं कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोल देते हैं, ड्रैग फोर्स बोल देते हैं। ऐसा समझ में बच्चों, हम तो बड़े लेवल पे जैसे पेन को ऐसे घिस रहे हैं तो वहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन छोटे लेवल पे एटम्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसी को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो एडवांटेज क्या होता है फ्रिक्शन का, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पा रहे हैं, इनेबल्स टू ब्रेक द वर्क, बिल्कुल फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। तो वहाँ डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का, इट कॉजेज अ वियर और टीयर। अच्छा, प्रोड्यूसेस हीट तो प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, अगर मैं किसी चीज़ को रगड़ देता हूँ तो हीट तो प्रोड्यूस हो ही जाता है ना, हीट तो प्रोड्यूस हो ही जाता है ना बच्चों, उसी के कारण बोल रहा है डिसएडवांटेज हो गया फ्रिक्शन का ये। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, लुब्रिकेंट यूज करके, है ना, कुछ स्लिपरी चीज़ों का यूज कर देंगे बच्चों, पॉलिश कर देंगे, बॉल बैरिंग का यूज करेंगे, है ना, ये सब कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए, आसान है। तो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ का ओवरऑल एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे सीट बेल्ट अगर हम लगाते हैं तो प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम रिड्यूसिंग इनर्शिया इम्पैक्ट। मान लीजिए अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया और गाड़ी को एक बैक रोकना हो, ब्रेक लगाना हो, तो आप ऐसे करके आगे फेंका जाइएगा तो आपको चोट भी लग सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी यूज होता है, एथलीट क्या करते हैं, मोशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो हमारे भारत में जीते थे, आई थिंक इनका मैं नाम भूल रहा हूँ, बट ये जो ऐसे करके भाला फेंके थे ना बच्चों, ये 45 डिग्री पे फेंके थे, तभी ये मैक्सिमम रेंज पे ऐसे ऐसे गया था। आया समझ में? तो मैक्सिमम रेंज के लिए यहाँ पे भी यूज होता है, 45 डिग्री पे हम यूज करते हैं। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होता है, फिजिक्स का यूज हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। व्हीकल्स क्या होते हैं, व्हीकल्स जो कि ब्रेक अप्लाई करते हैं टू स्टॉप द कार। बिल्कुल, ये व्हीकल है, इसको स्टॉप करने के लिए ब्रेक का यूज करना पड़ता है, जो कि न्यूटन्स लॉ के बेस्ड पे है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है हमारे, बहुत छोटी सी बात है, फोर्स इज ऑलवेज नीडेड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग। फॉल्स। देखिए, फोर्स हमेशा नीड होता है किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, ये सही है या गलत? तो ये बोला जा रहा है गलत है बच्चों, क्योंकि इट नीडेड व्हेन चेंज द मोशन, इट नीडेड टू चेंज द मोशन, मोशन को बदलने के लिए यूज होता है फोर्स का, ना कि उसको हमेशा चलाते रहने के लिए होता है। याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यार देखिए आप लोग कि अगर मैं उसको चेंज करना है मोशन को, तभी तो, जिसे रोकना है फिर चलाना है, तो वो मोशन का चेंज कर रहे हैं, जैसे रेस्ट से मोशन मिला रहे हैं, लेकिन फोर्स हमेशा उसको नीड नहीं करता है टू कीप मूविंग ऑब्जेक्ट। हम समझें, अब रुक गया तो उसको मैं क्या हम फोर्स लगाएंगे बच्चों, वैसा नहीं होता है, हमेशा यूज नहीं होता है उसका। आ गया होगा समझ में आई थिंक। तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर, ये कैसे होता है, ये गलत होता है। हम सोचते हैं कि ऊपर से अगर मैं किसी चीज़ को गिराऊँ ना, जो भारी होगा तो वो जल्दी गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों।
फ्री फॉल क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। अच्छा बच्चों, तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चंस के लिए चलिए हम करते हैं। क्या है इसमें, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस अगर आप देखें तो क्या बोल रहा है, पहला है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रोल्स डाउन अ हिल, हिल पे रोल कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बता दिया कि हमें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर 20 सेकंड में कवर कर रहा है। 400 मीटर 20 सेकंड में कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर अभी कितना सेकंड में, 20 सेकंड में बच्चों, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो यू तो जीरो हो जाएगा। आ गया समझ में, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है वो क्या होगा, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। जो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे तो यूज कर ही सकते हैं बच्चों। तो एस इक्वल टू यू, यू देखिए यहाँ पे बच्चों, यू तो जीरो है तो ये जीरो कर देगा, ऐसा समझ में, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस मुझे पता है 400, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर का है। हाफ ए कितना है बच्चों, ए है हमारे पास, कांस्टेंट है वो नहीं पता है। टाइम मुझे 20 दे दिया, 20 का स्क्वायर इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 बार में 10 कट गया, 20 दूना 40। तो एक्सेलरेशन मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है बच्चों। आई थिंक आप साथ में सोल्व कर रहे हैं बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो बोल रहा है कि फोर्स इस पे कितना एक्ट होगा बच्चों, फोर्स कितना एक्ट होगा इफ इट्स मास इज 7 टन। 7 टन मतलब कि 1 टन में बच्चों 1000 kg होता है, तो 7 टन मास अगर दे दिया है मुझे, तो इसका मतलब हो गया 7000 kg हो गया बच्चों। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूज कर सकते हैं F इक्वल टू एम ए। तो मेरे पास दे दिया है मास जो कि 7000 है, इंटू एक्सेलरेशन 2 दे दिया है, तो बोल सकते हैं 14000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 14000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो मोशन कर पाएगा, है ना बच्चों, एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, यही फोर्स इस पे लगेगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक और सवाल है आपके पास, वो आप देख सकते हैं क्या है। मोटर कार मास दिया हुआ है मुझे, मास दे दिया, वो लिख लेते हैं 1200 kg, ठीक है। इसके आगे बोल रहा है जो कि मूविंग विथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लेता हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लेता हूँ जो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। कल ही बताया था किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 लिखते हैं मीटर पर सेकंड। ये याद रखिए बच्चों, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। तो इसी को यूज करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कर देते हैं मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 18×5 = 90, है ना बच्चों। तो 50-25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ओके। तो इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन, अच्छा वेलोसिटी और कम हो गया, मतलब ये इनिशियल है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो जो दिया है वो लिख रहा हूँ मैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में बोलते हैं 18 × 5/18, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम में हो रहा है, 4 सेकंड में। टाइम मुझे 4 सेकंड दे दिया है बच्चों। आगे क्या करना है, और अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्ट कर रहा है, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लेता हूँ, जो कि हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो v फाइनल कितना है मेरे पास 5 है, इनिशियल कितना है 25 है, अपॉन टाइम कितना 4 है, तो 20/4 5 आ जाएगा ना, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, तो बोल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होता है बच्चों। तो डेल्टा पी मतलब वही फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी फाइनल। वी फाइनल इज हेयर 5 माइनस वी इनिशियल 25, ठीक है। तो 1200 kg था इंटू माइनस का 20, तो इसको गुना कर लीजिए 24 आ जाएगा और 3 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा।
और माइनस का आना लाजमी है बच्चों, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि माइनस हमें डायरेक्शन बताता है। आई थिंक क्लियर होगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मुझे बताना है, मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे, तो फोर्स इक्वल टू एम ए का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब कितना इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा वो मुझे बताना है। तो मास दे दिया मुझे 1200, एक्सेलरेशन मुझे मैंने निकाला माइनस का 5, तो कितना हो जाए 12 25 60 60, 6000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब बोलेंगे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट हम प्लस लिख देते हैं माइनस को हटा के। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। करना है बच्चों, खुद से करना है ये सब सवाल। देखिए एक मैं थ्योरेटिकल सवाल आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे, क्योंकि देखिए डिस्कस द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, ये आ सकता है 5 मार्क्स का सवाल बच्चों। इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेथड्स टू रिड्यूस इट। देखिए एक डिसएडवांटेज बताना है और एडवांटेज बताना है और फ्रिक्शन के बारे में। तो डेली लाइफ में क्या बताएंगे, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट। हाँ वो तो पीछे मैंने बताया था। एग्जाम्पल में वॉकिंग विदाउट स्लीपिंग, होल्डिंग हैंड्स। देखिए एडवांटेज देखिए देखना है बच्चों, हेल्प टू वॉकिंग और ड्राइविंग, बिल्कुल। इनेबल्स राइटिंग ऑन अ पेपर, फ्रिक्शन है तभी तो लिख पा रहे हैं। प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। और डिसएडवांटेज क्या है, कॉजेज वियर और टीयर मशीनरी। हाँ वही लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, वो डिसएडवांटेज हो जाता है। प्रोड्यूसेस अनवांटेड हीट, बिल्कुल। रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स, क्योंकि अगर मैं लुब्रिकेंट्स का यूज नहीं करूं तो फ्रिक्शन एक डिसएडवांटेज की तरह यूज होगा और उसी के कारण सामान जल्दी खराब हो जाते हैं। और मेथड्स टू रिड्यूस क्या है, किस मेथड से, लुब्रिकेंट लगा दीजिए, स्मूथ सरफेस का, बॉल बेयरिंग का, और स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स का जैसे एरोप्लेन का। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, तो ये पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा आपको। एक और सवाल लाए हैं हम आपके लिए, वो क्या है, वो ये है हमारे पास कि बुलेट का मास मुझे दे दिया है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मतलब स्मॉल एम ले लेता हूँ, स्मॉल एम कितना है 50 ग्राम। ठीक है बच्चों, स्मॉल एम 50 ग्राम दे दिया है। गन का ये बुलेट है बच्चों, ये बुलेट है और इधर हो जाएगा गन। तो गन का कितना मुझे मास दे दिया है 5 kg, बहुत ज़्यादा भारी है। और वेलोसिटी मुझे दे दिया है, अच्छा ये बुलेट का वेलोसिटी मुझे दे दिया है 400 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, 400 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है गन का क्या होगा। अभी मैंने मोमेंटम कंजर्व करना बताया था, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो बच्चों तो क्या होता है, उसमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाता है। आई थिंक अभी मैंने बताया था, जैसे पी इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा ही नहीं। आ रहा समझो बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम ये बुलेट का लिख लेते हैं, वो क्या है यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम सभी का यहाँ पे आई थिंक 0 है बच्चों। देखिए ना ही मैं गन चलाया हूँ इनिशियली तो दोनों 0 ही हैं, बाद में फायर हुआ ना प्लस। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, जब गन से ये बुलेट निकला, देखिए बुलेट का फाइनल मोमेंटम क्या है, मास 50/1000 kg में कर देंगे, मास इंटू वेलोसिटी 400, और ये देखिए प्लस, और इसका मोमेंटम भी तो लिखना होगा। गन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं भी बड़ा वाला है, एम कितना हो गया 5 × v, ऐसे करके लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अब देखिए इधर ले जाएंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 00 कैंसिल, 10 4 5 20 प्लस 5 × v इक्वल टू 0। तो 5v का वैल्यू हो जाएगा -20, तो v का वैल्यू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -4 मीटर पर सेकेंड आया क्योंकि हम गन जो चलाए होंगे तो पीछे की तरफ आया होगा, तो माइनस डायरेक्शन मुझे बता रहा है कि गन का रिकॉइल पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से हुआ है। ऐसा समझो बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा, आप समझ पा रहे होंगे। गन आगे निकला तो उसका रिकॉइल जो होगा वो गन पे पीछे लगेगा। सही होगा बच्चों, आपको आई थिंक क्लियर होगा। देखिए एक और सवाल था, वो क्या था, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ, बैलेंस फोर्स लिख देना है, उसके बाद इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, नो चेंज इन मोशन। पीछे ही बता रखा है ना, बैलेंस फोर्स में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और मोशन का चेंज नहीं होता है, जैसे टग ऑफ वार इक्वल फोर्स का यूज होता है। अनबैलेंस्ड में क्या होगा, इट काउजिंग मोशन एंड चेंज इन स्टेट। अनबैलेंस्ड फोर्स से स्टेट में भी चेंज हो जाता है बच्चों। इसमें मान लेते हैं पुशिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट रखा है, उसमें फोर्स लगा दिया तो उसको रेस्ट से मोशन मिल गया, तो उसका स्टेट को चेंज कर दिया, इसलिए वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो बिल्कुल आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ठीक है,
अच्छे से देखिएगा लेक्चर, समझ में आना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं आया तो कमेंट करना भी ज़रूरी है। ओके बच्चों।